चलो भैया, तो पहले अपन ने क्या देखा, पहले पिछली दो सेशन में अपन ने क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले अपन ने तो क्या बोला, सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी थी, है ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स से संबंध रिलेटेड हैं वो देखी थी पहले में। फिर अपन ने क्या करा था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखे थे फर्स्ट और सेकंड लॉ, और मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखा था, उसके जीनोटाइप फेनोटाइप, देन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, ये हो गया फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट वीडियो। सेकंड में क्या देखा था अपन ने, डाइहाइब्रिड क्रॉस और उसका कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस दिखा था कल, मतलब, है ना। और फिर अपन ने फिर अदर एक्सेप्शन देखे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, को डोमिनेंस का, है ना, और मल्टीपल एलिज्म देखा था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लियोट्रॉपी, सारे एक्सेप्शन देखे थे मतलब। और अब अपन देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बोला है, मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1900 तक मेंडल्स का वर्क को क्या करा, पहचान नहीं, मतलब कोई पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। क्यों? कम्युनिकेशन ईजी नहीं था इसलिए। अब उसका मैथमेटिकल अप्रोच जो था वो नया था, मतलब बहुत से लोग जानते नहीं थे क्या होता है। हाँ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अलग है, वो अभी आएगी, अभी तो इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि किस किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं अभी तो, है ना। फिर कंसेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट्स कुड नॉट एक्सप्लेन कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन द नेचर। मतलब जो जीन है उसके बारे में मतलब बताया नहीं था, फिजिकली एक्सप्लेन नहीं करा था उसने, है ना, मेंडल ने, तो इसलिए कंटिन्यूस वेरिएशन जो दिखती है नेचर में वैसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक। ही कुड नॉट गिवन फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, और कोई ऐसा नहीं बताया था कि ये जीन है, उठाकर बता दिया होगा ये जीन देखो ऐसा होता है, ठीक। तो इसीलिए क्या हो रहा था, इश्यू हो रहे थे बहुत सारे। तो मेंडल के वर्क को क्या नहीं मिला, पहचान, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। अब अपन चलते हैं कहाँ, 1900 पर। 1900 में क्या हुआ, डी ब्राइस, कॉरेंस और टेशरमार्क, तो डैश डैश एंड डैश, ब्राइस कॉरेंस एंड वॉन टेशरमार्क, ब्राइस कॉरेंस एंड ह्यूगो डी ब्राइस, कॉरेंस एंड टेशरमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर द मेंडल्स रिजल्ट। इन्हें क्या करा, डी ब्राइस, हाँ डी ब्राइस उनका नाम है, ह्यूगो डी ब्राइस, और कॉरेंस और वॉन टेशरमार्क, इन सब ने क्या करा, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क। तो इंडिपेंडेंटली इन्हें क्या करा, रीडिस्कवर कर दिया मेंडल के वर्क को। अब चलते हैं अपन कहाँ, अब देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करते हैं 1902 में, प्रपोज बाय वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर वॉबरी। तो किसने दिया इनको, डैश एंड डैश, वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर वॉबरी। They said that pairing and separation of a chromosome lead to the segregation of a pair of factors they carried। उन्होंने बताया कि जैसे ही क्रोमोसोम अलग होते हैं, क्रोमोसोम तो अलग होते ही हैं क्योंकि सेल डिवीजन होता है, तो जैसे ही क्रोमोसोम अलग होते हैं तो पेयर जो फैक्टर है वो भी अलग हो जाता है। इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होते हैं, जीन होते हैं, ये बताया था उन्होंने, क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन होते हैं जो क्रोमोसोम अलग होने पर अलग हो जाते हैं। अच्छा, मतलब क्रोमोसोम अलग होंगे तो जीन भी अलग हो जाएगा। हाँ जी, क्रोमोसोमल थ्योरी को क्यों बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम ही जीन को लेके जाएगा, मतलब, है ना। तो ये हो गया। तो दे सेड दैट पेयरिंग एंड सीग्रेगेशन ऑफ डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड टू द सीग्रेगेशन ऑफ डैश पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी। हाँ, फैक्टर्स। अब बात आते हैं सर्टेन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सीग्रेगेशन विद मेंडेलियन, मतलब इनका मतलब ये था कि जो क्रोमोसोम लेके जा रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम अगर अलग होंगे तो उनके साथ जो फैक्टर्स है वो भी अलग हो जाएंगे, तो जीन वगैरह। फिर सुटन ने क्या करा, वाल्टर सुटन थे, उन्होंने क्या करा, यूनाइटेड क्रोमोसोमल सीग्रेगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने क्या बोला, जो क्रोमोसोम के जो प्रिंसिपल दिखे उनको, है ना, क्रोमोसोम सीग्रेट होने के जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने मेंडल से जोड़ दिए, मेंडल के प्रिंसिपल से जोड़ के एक थ्योरी बना दी, उसको वो क्या बोला, डैश इनहेरिटेंस। तो उनने इससे क्या पता पड़ा, क्रोमोसोम्स आर द डैश ऑफ हेरिडिटी। हाँ, क्रोमोसोम है जो लेकर जाते हैं कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। दी टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म आ डैश पेयर, होमोलोगस पेयर बनाते हैं आइडेंटिकल क्रोमोसोम, ठीक।
अब होमोलोगस पेयर सीग्रीगेट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। होमोलोगस पेयर जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो जाते हैं, डैश। इंडिपेंडेंट पेयर डैश इंडिपेंडेंटली। क्यों होमोलोगस पेयर? ठीक है, क्यों होमोलोगस पेयर? हमने क्या बोला, सबसे पहले 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम होंगे तो सेम क्रोमोसोम होंगे तो होमोलोगस बोलेंगे उनको। सेम दिखने वाले क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, होमोलोगस। एक बात, दूसरा क्या बोला, होमोलोगस पेयर जो है वो अलग होता है, सीग्रेट होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और वो इंडिपेंडेंट पेयर होगा, वो इंडिपेंडेंटली सीग्रेट होगा। मतलब सीग्रेगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीग्रेगेशन ऑफ अदर। मतलब ऐसे मान लो 23 जोड़े हैं अपने बॉडी के अंदर, तो एक जो पेयर है क्रोमोसोम का वो दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं करेगा अलग होने के लिए, है ना, सीग्रेट होने के लिए। वो जैसे चाहे वैसे अलग से सीग्रेट हो सकता है। पेयर बोला है वो क्रोमोसोम को ही बोला है। हाँ, क्रोमोसोम का ही पेयर है होमोलोगस पेयर। ठीक, सारे चीज़ें क्रोमोसोम की हैं। अब अब लिखा जीन आर द प्रेजेंट ऑन द डैश। हाँ, हेंस द जीन्स एंड क्रोमोसोम शो सिमिलर बिहेवियर। इसलिए देख, क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, इसलिए जो बिहेवियर क्रोमोसोम बताएंगे वही बिहेवियर कौन बताएंगे, जीन। मतलब डिवीजन के मामले में, है ना। ये अगर अलग होंगे सेपरेट तो वो भी सेपरेट हो जाएंगे साथ साथ में। ठीक, तो एक डायग्राम बना है यहाँ पर, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक देखो G1 लिखा है, फिर आगे G2 लिखा है ना। पहले देख, एक येलो कलर का क्रोमोसोम था और रेड कलर का पार्ट था उसका एक, और नीचे रेड कलर का और ग्रीन कलर का पार्ट है। अभी डिवाइड हो गए, डबल हो गए कंटेंट, बीच में स्पेस आता है और फिर D2 आता है, तो कंटेंट एक डबल हो गया डीएनए का। तो ये एक सिंगल से कैसे हो गया, डबल हो गया। ऐसा था ये चारों डिवाइड अलग अलग। हाँ, फिर ये डबल हो गए। हाँ, सब डबल हो टू सी। अब मियोसिस में थोड़ा सा खाली स्पेस आ गया। हाँ, अब वो तो मतलब बता रहे हैं ऐसे ही है ना, वो तो क्रोमोसोम डबल हो चुके कुल मिला के। अब मियोसिस 1 होगा, बोन का जोड़ने का स्टेज वो होता है एक हिस्सा। अब देख, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 जब होता है तो ये अलग अलग होने लगते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, वो दोबारा जो डबल हुआ था कंटेंट, वो क्रोमोसोम कैसे होने लगते हैं, बीच में से अलग अलग होने लगे। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए यहाँ पर। ठीक, अब मियोसिस 2 अलग होना स्टार्ट कर रहा है। हाँ, अरे एक ही सेल था, अब देख एक सेल से 2 सेल बन गए ना, है ना। अब क्या होगा, जब मियोसिस 2 होगी तो फिर एक सेल में से फिर गैमेट भी अलग अलग हो जाएंगे, तो 4 सेल बन गए। पहले तो इसमें डबल हुआ था, फिर मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 1 में सेल टूट गया, देखिए सेल है ना, वो डिवाइड हो गया, है ना। और डिवाइड होने के बाद ये जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो गए थे, एक क्रोमोसोम एक में चला गया, दूसरा क्रोमोसोम एक में चला गया, सही है ना। फिर बाद में जब गैमेट बनेंगे तो डिप्लॉयड कंटेंट भी हैप्लॉयड कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है वो भी अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी क्रोमोसोम ही अलग हुए थे, फिर क्रोमोसोम अलग हुआ। हाँ, फिर क्रोमोसोम के अंदर के क्रोमेटिड भी अलग हो गए, फिर फाइनली तो हैप्लॉयड कंटेंट बन गया। मतलब क्रोमोसोम का पूरा सेट था वो भी अलग सिंगल हो गया क्रोमोसोम भी। क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड होते हैं, सेल वाला चैप्टर पढ़ना उसमें देखा क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है, क्रोमेटिड से मिलके बनता है ना। तो एक क्रोमोसोम पूरा है और एक दूसरा क्रोमोसोम, दोनों आपस में पेयर बनाते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम, उसको क्रोमोसोम का पेयर बोलते हैं, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। उसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स भी अलग अलग हो जाएंगे फाइनली। ये चीज़ यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल चैप्टर में आएगा, वहाँ पे सेल चैप्टर मियोसिस में आ जाता है सब चीज़, और क्वेश्चन यहाँ से नहीं, सेल चैप्टर से आएगा तो मियोसिस का। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ पर, एक और डायग्राम बना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये, मियोसिस 1 एनाफेज। अब देखो बगल में भी मियोसिस 1 एनाफेज लिखा है, और फिर उसके नीचे मियोसिस 2 एनाफेज और मियोसिस 2 एनाफेज, सेम डायग्राम बने हैं अभी। तो फिर जर्म सेल बना ली इनने, ये मतलब बता रहे हैं कि ये चीज़ें मियोसिस 1 में क्या होता है, फिर मियोसिस में क्या होता है, फिर आगे क्या लिखा, पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2। अच्छा, कलर के हिसाब से चेंज हो रही हैं, कलर अलग दिए हैं दोनों के ना। देख पहले वाले में क्या हुआ, रेड और येलो था और नीचे ग्रीन और रेड है। इस वाले बगल वाले में रेड और येलो और नीचे वाले में भी रेड और ग्रीन है। फिर मियोसिस 1 के बाद क्या हुआ, रेड और ग्रीन एक में आ गए,
यहाँ पर रेड और येलो एक में आ गए, यहाँ रेड रेड साथ में है और येलो ग्रीन साथ में, मतलब कुल मिला के पॉसिबिलिटी अलग अलग हो रही है तो सब में। जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं ना, क्रोमोसोम सेपरेट और फिर बाद में फिर से मिल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी अलग अलग हो सकती है, ये बोला उन्होंने। ठीक, तो कोई बोला नहीं है वैसे, थ्योरी में कोई लाइन नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आता ऐसे। ठीक, इस चीज़ से तो नहीं आता। वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, क्रोमोसोम भी दूसरे पेयर पर डिपेंड नहीं करता फ्यूज़न के लिए, है ना। अब टी एच मॉर्गन की बात करते हैं। अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं आया, अब आएंगे। देखो टी एच मॉर्गन आ गए। इनने क्या बोला, टी एच मॉर्गन इन थॉमस हंट मॉर्गन, है ना, इसको बोलते हैं टी एच मॉर्गन, साइंटिस्ट का नाम है। इनने क्या बोला, देखो, प्रूव्ड दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग फ्रूट फ्लाइज। इनने इसको प्रूव किया। अभी तक तो अपन को बता रहे थे वो वर्ल्ड स्टूडेंट, अब इनने क्या करा, इसको प्रूव किया है ना। किसको प्रूव किया, टी एच मॉर्गन ने? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, किसको यूज़ करके? फ्रूट फ्लाइज। और फ्रूट फ्लाइज का नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का यूज़ करके इन्हें प्रूव किया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को टी एच मॉर्गन ने। ठीक है, अब इट इज़ सुइटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी बिकॉज, अब देखिए जेनेटिक स्टडी के लिए सुइटेबल मटेरियल क्यों है, देखो, दे कैन ग्रो ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम, तो दे कैन ग्रो ऑन डैश सिंथेटिक मीडियम। अब इसका अच्छा, इन्होंने क्या करा, इट इज द सुटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी बिकॉज, तो जो इन्होंने ये जेनेटिक स्टडी के लिए, मतलब इन्होंने जो कुछ भी बताया ना, प्रूव किया है, वो ये वाला एकदम परफेक्ट है। अपन इसके बारे में पढ़ना है कि हाँ, और ये फ्रूट नहीं है, फ्रूट फ्लाई मतलब मक्खी का नाम है। हाँ, अच्छा, हाँ, ड्रोसोफिला इंसेक्ट है। तो वो क्यों लिया उनने, वो वाली बात बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, देखो, ये ग्रो सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो करता है। शॉर्ट जनरेशन टाइम, मतलब जल्दी उसका लाइफ साइकिल छोटी है। लाइफ साइकिल कितनी, कैसी है उसकी, छोटी, 12 से 14 दिन तक की लाइफ साइकिल। ठीक, डैश, तो अपन बोलेंगे डैश लाइफ साइकिल। अब ये नॉर्मल फ्लाई होती है, वही है ना? नॉर्मल नहीं बता, डायग्राम बना है उसका, देख लेंगे अपन, है ना। फिर क्या लिखा है, वो हैं जो तरबूज वगैरह नहीं होती रहती, लगती रहती है। अच्छा, हाँ, फिर इसके बाद ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, तो ब्रीडिंग कैन बी डन डैश द ईयर। ब्रीडिंग कैन बी डन सिंगल टाइम अ ईयर। क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर। सिंगल टाइम ईयर क्या होगा, सिंगल टाइम, हाँ, मतलब वही सिंगल टाइम। सिंगल, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिंगल टाइम मतलब साल में एक बार। हाँ, एक बार, फॉल्स। ठीक है, ब्रीडिंग कैन बी डन ओनली, क्योंकि तो पूरे साल ही चलेगा। ब्रीडिंग कैन बी डन ओनली ट्वाइस द ईयर, ट्वाइस इन द ईयर। एकदम सही, 12 मंथ। ब्रीडिंग कैन बी डन ओनली ट्वाइस इन द ईयर। अच्छा, ट्वाइस इन द ईयर, रॉन्ग। ओके, ओके, फिर क्या बोल सकते, और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इट कैन बी ग्रोन इन द सुक्रोज मीडियम ओनली। सुक्रोज सिंथेटिक मीडियम नहीं, रॉन्ग। सिंपल सिंथेटिक। ठीक है, इसके बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीडिंग कैन बी डन हुई चुका। अब हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज पर मेटिंग, सो ये हो गया हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी। अब इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेनी पर मीटिंग न जाए तो गलत है, सही, थाउजेंड तो यानी। मेल एंड फीमेल फ्लाइज कैन इजीली बी डिस्टिंग्विश। अब मेल फीमेल फ्लाइज आर डैश डिस्टिंग्विशेबल, डिफिकल्टली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब इजीली डिस्टिंग्विश, अपन आराम से पता लगा सकते हैं। मेल एंड फीमेल आर, मेल इज डैश देन फीमेल, स्मॉलर देन फीमेल, लार्जर देन फीमेल। फीमेल बड़ी है, वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा। अब देखो स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट, इन ड्रोसोफिला मेल इज लार्जर देन, बताना है पहले, पूरी स्टेटमेंट सुनना पड़ेगा। मेल इज लार्जर देन फीमेल, स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 2, इट कैन बी ग्रोन ओनली थ्राइस इन द ईयर, एक ही बार, 3 बार वो मिल सकता है सिर्फ, है ना। तीसरा, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज कैन बी मेड इन सिंगल मेटिंग। और चौथा मेरे बताना करेक्ट कौन सा है, दे कैन बी ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। दे कैन बी ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, हाँ, देख, मेल फीमेल से बड़ा नहीं होता, गलत है ना।
और थ्राइस नहीं होता, थ्रू आउट होता है, 1000 नहीं होते, हंड्रेड्स होते हैं, और सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करता है। सही है एकदम। और एक और सेकंड वाला क्या पूछा तूने? थ्रू आउट द एयर होगा, वहाँ पे थ्राइस नहीं होगा। नहीं वो थ्रू आउट द एयर होगा, राइट। हाँ, तो ये सारी कहानी आ सकती है, खत्म। सिंपल सिंथेटिक मीडियम में होता है। ओके ठीक है, बस ये इससे ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब जाओ कहाँ, इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप, और इट हैज़ द वेरी मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट डैश बी सीन, दैट कैन बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन, लो पावर माइक्रोस्कोप, या फिर दैट कैन ओनली बी सीन विथ डैश पावर माइक्रोस्कोप। देखिए यहाँ से स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट बना है फर्जी वाला। इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन ओनली बी सीन विथ हाई पावर माइक्रोस्कोप। रॉन्ग, क्योंकि लो पावर माइक्रोस्कोप। हाँ, तो हाई पावर माइक्रोस्कोप वाला यूज़ क्या हो जाएगा, गलत। और कैन ऐसा बोले कि इट कैन बी सीन विथ हाई पावर माइक्रोस्कोप एज वेल, तो हाई पावर जब आंखों से दिख रहा है तो फिर हाई पावर माइक्रोस्कोप यूज़ क्यों करेंगे? और वो साइंटिस्ट था, उसे दिख रहा होगा, वही चीज़ें यूज़ करेगा, मतलब माइक्रोस्कोप का यूज़ बार बार थोड़ी करेगा एक्सपेरिमेंट करने में। ठीक है, अब चाहते हैं अपन कहाँ, चलो ये नॉर्मल सी बात थी। ड्रोसोफिला का यूज़ क्यों किया ये अपन देख लिया, क्रोमोसोम थ्योरी में अपन ने देखा ड्रोसोफिला क्यों यूज़ किया, और अपन ने देखा किसने दी है ये थ्योरी अभी तक, है ना, और उसमें क्या बताया, जीन से उसकी एनालॉजी बताई। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 5 स्टार टॉपिक। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ठीक है, चलो भैया। लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप ऑन द क्रोमोसोम। लिंकेज इज डैश एसोसिएशन, लिंकेज इज केमिकल एसोसिएशन of 2 or more genes on a dash on a gene and 2 or more gene on the mitochondria. भाई साहब देखो मेरा सुना, linkage is the chemical association of 2 or more gene on the mitochondria. Linkage is a physical association of 2 or more genes on chromosome. They show independent assortment. They show independent assortment. They don't show independent assortment. हाँ, ये है कि लिंकेज अगर है, देख लिंकेज क्या होता है, देखें अपन थोड़ा, जीन जो होते हैं, जीन कभी कभी क्या होता है, जीन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ज़्यादा एसोसिएट हो जाते हैं कभी कभी जीन आपस में। अच्छा, मतलब जीन आपस में खुद ही जुड़ जाते हैं। हाँ, 2 जीन आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट होकर वो ये चाहते हैं कि हम उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो। अभी तक तो हो रहा था, पर एक जीन का दूसरे जीन से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो, वो दोनों साथ साथ में असॉर्ट होना चाहते हैं, मतलब तो उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन। क्या बोलेंगे अपन, लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन, हाँ, ऐसे जीन जिनका असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक, उसको बोलेंगे लिंक्ड जीन। अब बात आती है, मतलब ऐसे जीन जो क्या बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, मतलब वो नहीं चाहते कि हम दोनों अलग अलग हों। हाँ, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जो पेरेंट का नहीं है। चले जाओ भैया। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन ऑफ डैश नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल मतलब क्या हो जाएगा, तो डैश बोलेंगे, डैश जीन कॉम्बिनेशन। इट ऑकर्स ड्यू टू डैश असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। हाँ, अब बात रिकॉम्बिनेशन मतलब सिंपल था, जो अपन प्रोसेस अभी तक देख रहे थे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का बनना किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, है ना। चलो क्या बोल, जो अभी तक अपन प्रोसेस पढ़ रहे थे, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये जीन 2 जीन आपस में मिलते हैं, फिर एक ऑफस्प्रिंग बनता है, तो वही वाला है कि भाई सिंपल नॉन पेरेंटल मतलब पेरेंट में नहीं होगा वो जीन बनेगा यहाँ पर, है ना। और क्रॉसिंग ओवर होती है जब एक म्यूसिस में, मतलब जो जीन पेरेंट्स में नहीं होगा वो जीन बनेगा। हाँ, वो मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जो बच्चों में नहीं होते, ऐसे मतलब पेरेंट्स में नहीं होते, ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अब मॉर्गन, तो भैया क्या बोला था,
उनका जो असॉर्टमेंट होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना। फिर देखो उनका लिंकेज जीन का रिकॉम्बिनेशन अपने देख लिया। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जो नॉन पेरेंटल का रिकॉम्बिनेशन बनाना, जीन मिले और आपस में कैसा बनाए, नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना। अब मॉर्गन ने क्या करा, मतलब 2 टाइप के जीन होते हैं, एक तो लिंक्ड जीन होते हैं, क्या? एक तो लिंक्ड जीन होते हैं जो लिंक हो जाते हैं आपस में, है ना। एक बाकी के जीन होते हैं जो लिंक नहीं होते, तो वो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। अच्छा, वो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, लिंक नहीं होते। हाँ, जो लिंक नहीं होते वो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। या फिर ये भी कह सकते हो कि लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम। लिंकेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिकॉम्बिनेशन? नहीं, लिंकेज ज़्यादा होगा यदि किसी जीन में, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिंकेज ज़्यादा होगा तो क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन कम? लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम। मतलब कोई चीज़ ज़्यादा जोर से जुड़ा है, ज़्यादा लगा हुआ किसी को, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाया किसी और के साथ ना, फिर ठीक, सही बात, एकदम परफेक्ट है। और इसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जो जीन होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, लिंक रहते हैं, और जो बाकी के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादातर जीन के बारे में बताया, जीन के बारे में बताया बस। लिंकेज का मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन, यानी बोला कि ज़्यादातर होते हैं ऐसे। मतलब जीन जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं, और जो बाकी के बच्चे जीन रहते हैं वो रिकॉम्बिनेशन। हाँ, तो नॉर्मली 2 टाइप के जीन मिलते हैं, मतलब ऐसा है ना। अब मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द ड्रोसोफिला टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन। अब देखो मॉर्गन ने क्या करा था, मॉर्गन कैरी आउट, टी एच मॉर्गन ने करा है सब। टी एच मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन द डैश टू स्टडी डैश लिंक्ड जीन। हाँ, तो अब देखो सबसे पहला क्रॉस, येलो बॉडीड, कौन सी बॉडी, येलो बॉडीड, और येलो बॉडी में भी क्या था, हाँ, येलो बॉडी थी, और आई कैसी थी, वाइट। तो ये कैसा बना, मतलब नॉर्मल, ये तो ये समझ लो कि येलो बॉडी और वाइट आई है, मतलब जो नॉर्मल अपने आसपास मिलते हैं, जो इंसेक्ट अपने आसपास मिलते हैं ना, वो नॉर्मल इंसेक्ट यही तो होते हैं। क्या होता है इनमें, येलो कलर की बॉडी होती है इनकी, पीली पीली सी थोड़ी, और सफ़ेद आँखें होती हैं, है ना। जो कि मक्खियाँ नहीं मिलती वैसी वाली, वो मधुमक्खी जैसी, उनकी पीली बॉडी होती है और सफ़ेद आँखें होती है, नॉर्मल सी है। लेकिन एक होती है ब्राउन बॉडी वाली, भाई साहब, उनकी बॉडी कैसी है, ब्राउन, तो ब्राउन बॉडी भाई साहब, ब्राउन बॉडी, है ना। और है ब्राउन, और लाल आँखें भाई साहब, लाल आँखें होते हैं। हाँ, ये कैसी जंगल में जो मिलने वाली होंगी ना, वो होंगी वाइल्ड टाइप। तो नाम से समझ में जाएगा। अब बताना, अच्छा येलो बॉडी और वाइट आई कौन सी होंगी, जो कि अननेचुरल अपने कितनी प्यारी लग रही है येलो बॉडी और वाइट आई, और जो है ना, और जो वाइट ब्राउन और बिल्कुल रेड होंगी तो वो वाइल्ड टाइप, वाइट। तो ये क्रॉस, पहला क्रॉस इन्हें करवाया था। फिर दूसरा क्रॉस देखते हैं, चलो। दूसरा क्रॉस था ये, इस अच्छे इसमें कौन कौन से कैरेक्टर लिए हैं, बॉडी का लिया और आई का लिया है। पहले क्रॉस में कौन से कैरेक्टर लिए थे, बॉडी के लिए तो फिर आई के लिए, बॉडी और आई का कलर लिया है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो बॉडी और आई का कलर ले लिए, 2 कैरेक्टर ले लिए थे, है ना। फिर दूसरा क्रॉस करवाया तो उसमें क्या लिया, उसमें आँख का और पंख का लिया, आई का और विंग का, आइस और विंग्स मतलब पंख। तो देखो इसमें पहले इनने वाइट आई ली, पहले आँख कैसी ली थी इनने, वाइट, मतलब नॉर्मल जो होती है वाइट ली, और मिनिएचर विंग। अब देखो पंख भी इसके छोटे छोटे एकदम, विंग कैसे एकदम इसके मिनिएचर, हाँ मिनिएचर विंग है, ठीक है, मिनिएचर विंग है। इसके बाद इन्होंने रेड आइस, भाई साहब रेड आइस और लार्ज, रेड आइस और लार्ज विंग ले ली। अच्छा ये भी लार्ज विंग मतलब बड़े बड़े पंख होंगे उसके, तो ये कैसी होगी, रेड आइस अगेन ये कैसी होगी, रेड। जब ऐसा होगा रेड आइज होंगे लार्ज विंग, ठीक, कौन सी वाइल्ड टाइप होगी, है ना। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान रखना है, कैरेक्टर पूछ सकते हैं तो कि क्रॉस करवाया तो कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, और वाइल्ड के कौन से कैरेक्टर है और नॉर्मल के कौन से कैरेक्टर, ये पूछ सकते हैं, तो अपन को पता पड़ गया। अब मॉर्गन इंटर क्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। अब देखो जो F1 प्रोजेनी बनी उसको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करवाया होगा, फिर
इंटरक्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड। F1 प्रोजेनी इनमें से कौन सी बनेगी? F1 प्रोजेनी इनमें से नहीं, F1 प्रोजेनी बनती है जब क्रॉस करवाते हैं ना, तो पहली जनरेशन कुछ ना कुछ बनेगा ना, हाँ। उसको सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे फिर। अच्छा, मतलब जो अपनी पहली जनरेशन में जो भी बनी होंगी उनको खुद में सेल्फ पॉलिनेट। हाँ, यही तो करवाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में अपन। क्या? डाइहाइब्रिड क्रॉस में यही तो करते हैं अपन, हाँ, राइट है ना। अब देखो, 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे क्या हुआ, होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था कि जीन का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए था आपस में, पर इन्हें ऐसा नहीं देखा। 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। द F2 रेशो डेविएटेड फ्रॉम 9331, जो कि रेशो होता है नॉर्मली 9331, उससे अलग आया। ठीक है भैया। जीन वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जीन किस पर लोकेटेड थे, एस क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे। एंड व्हेन द 2 जीन्स वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। दिस इज ड्यू टू लिंकेज। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्या बोला है इन्हें, एक सेकेंड इसको हटा के इसको मार्क कर दें लाइन को। सबसे यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोला है इन्हें कि भैया व्हेन 2 जीन्स वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब व्हेन डैश जीन were situated on the same situated on the dash chromosome. The proportion of dash gene parental gene combination was much dash higher than dash parental type non parental type। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब कोई लिंकेज प्रेजेंट होती है ना, जहाँ भी लिंकेज प्रेजेंट होती है वहाँ पर क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं पेरेंटल के, वो नॉन पेरेंटल से ज़्यादा होते हैं। नॉन पेरेंटल से कैसे होंगे, एक बार बताओ, नॉन पेरेंटल कब बनते, नॉन पेरेंटल जब इंडिपेंडेंट होते और आपस में कॉम्बिनेशन कर पाते, तब नॉन पेरेंटल बनते। लेकिन वो कर ही नहीं पाए कुछ, और मतलब एक्स जैसे था फीमेल में वैसा का वैसा ऑफस्प्रिंग में चला गया, तो उसके जो कैरेक्टर थे वो एज इट इज ट्रांसफर हो गया, मतलब नॉन पेरेंटल नहीं बन पाया, पेरेंटल ही बन गया। तो जो लिंक्ड जीन होते हैं उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं, नॉन पेरेंटल कैसे होते हैं, कम होते हैं। समझ में आ गई थी कहानी क्लियर? ठीक है, ओके। चलो भैया, तो इसका मतलब लिंकेज सिंपल सी बात, लिंक जीन में पेरेंटल जीन का ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है। हाँ, तो 9:3:3:1 नहीं होता उसमें। अब जीन ऑफ वाइट, अब देखो जीन ऑफ वाइट आई एंड येलो बॉडी वर वेरी टाइटली लिंक्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन के टाइटली लिंक्ड होते हैं, तो जीन ऑफ वाइट आई और येलो बॉडी। वाइट आई येलो बॉडी का मतलब क्या, नॉर्मल जो अपनी नॉर्मल थी ना, येलो बॉडी और ये वाइट आई प्यारी प्यारी, उसके लिंक्ड, उसके जो जीन थे वो कैसे थे, डैश लिंक्ड। बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं। शो द ओनली डैश रिकॉम्बिनेशन 1.3% कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से देखो, टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, 1.3%। हाँ, लेकिन जब जीन ऑफ वाइट आई एंड मिनिएचर विंग, अब देख वाइट आई है लेकिन प्यारे प्यारे, लेकिन मिनिएचर विंग भी प्यारे प्यारे, लेकिन इनका जो लिंक्ड है लिंकेज जब कितना है, लूजली डैश। तो ये कैसे लिंक्ड है, लूजली। इनका रिकॉम्बिनेशन कितना है, 37.2%। तो अब देख लो, खुद ही देख लो, जब लिंक्ड ज़्यादा थे तो रिकॉम्बिनेशन कैसा हुआ, 1.3%। और जब लिंक्ड कम थे तो रिकॉम्बिनेशन कैसा हुआ, ज़्यादा हो गया। तो लिंकेज, अब लिंकेज जो है रिकॉम्बिनेशन का उल्टा है ना। मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों तो नॉर्मल वाले हैं ना, बट अरे हैं नॉर्मल वाले, पर कैरेक्टर की बात चल रही है ऐसा, कैरेक्टर्स तो दोनों इसके आई और येलो, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं, हाँ वो ऐसा बोल रहे हैं कि जब, इसलिए तो उन्होंने 2 टाइप के क्रॉस करवाए थे। उनने पहले वाइट आई का एक पक्षी, एक इंसेक्ट लिया जो वाइट आई का था, सफ़ेद आंखों का था और येलो बॉडी थी उसकी, और तो एक और था जो वाइट आई का था लेकिन मिनिएचर विंग था। तो उन्होंने ये देखा कि जो वाइट आई और मिनिएचर विंग है वो कैरेक्टर आपस में इतने ज़्यादा नहीं जुड़े, मतलब वो कैरेक्टर आपस में अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं आसानी से, मतलब ठीक। लेकिन सफ़ेद आंखें और पीली बॉडी का होना आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, ऐसा समझ सकते हैं। जिसमें वाइट आई है उसमें 90% चांस है कि येलो बॉडी होगी, मतलब। तो ऐसा जरूरी नहीं सबके सारे कैरेक्टर के साथ हो। जो वाइट आई है,
हाँ, अब वाइट आई हो मिनिएचर विंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वाइट आई हो लेकिन येलो बॉडी हो तो ऐसा ज़रूरी हो, मतलब ऐसा ज़्यादातर हो सकता है, ऐसी बात है। तो ऐसा सब कैरेक्टर में होना ज़रूरी नहीं है पहली तो। दूसरी बात, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इस कैरेक्टर के लिए जीन लिंक्ड होता है, बस कहीं कहीं लिंकेज मिलती है, कहीं कहीं लिंकेज नहीं मिलती। ठीक है, हर जीन में लिंकेज नहीं मिल सकती। ठीक है, इतनी कहानी है। चलो, और एडवांस साइंस है थोड़ी, अपने सिलेबस में बहुत कम है ये, तो अपन को उतना पढ़ना है। वैसे अपन को बस याद रखना है लिंकेज कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। वाइट आई और येलो बॉडी में ज़्यादा लिंकेज है, और वाइट आई और मिनिएचर विंग में लिंकेज कम है, तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, और मेंडल ने कौन कौन से, मॉर्गन ने कौन कौन से क्रॉस करवाए, किस में करवाए, क्यों करवाए, बस इतनी कहानी बतानी चाहिए। बाकी बहुत एडवांस है वैसे तो लिंकेज। क्लियर? हाँ। अब टाइटली लिंक्ड जीन शो, अब साफ ये मैंने बोला था सबसे, टाइटली लिंक्ड जीन शो डैश रिकॉम्बिनेशन, लो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड लूजली लिंक्ड जीन शो डैश रिकॉम्बिनेशन, हाई रिकॉम्बिनेशन। बस इतनी बात हो गई। अब ये जो डायग्राम बने हैं कुछ, है ना, तो इसमें अपन पढ़ ले रहे शब्द क्या लिखे हैं बस वो, और बस बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। देख, सबसे पहला डायग्राम बना है पेरेंट का, जो अपन ने देखा था क्रॉस किस किस के बीच में हुआ, तो वही है येलो और वाइट, और येलो और वाइट के बीच में, येलो और वाइट का क्रॉस हुआ था येलो और बाइल्ड टाइप से करवाया था इन्हें, बाइल्ड टाइप से। देख, हाँ ठीक, बाइल्ड से करवाया था। तो F1 जनरेशन में कैसा मिला, बाइल्ड टाइप मिला। अपन ज़्यादा ध्यान दिमाग निकाल चलाने की जरूरत नहीं है मेरे साथ इसमें। ये देख ले अच्छे, एक काम कर, ये लिखा है ना पेरेंटल टाइप 98.7 मिले हैं, सबसे नीचे लिखा पेरेंटल टाइप 98.7, और रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने मिले, 1.3%। यही वहाँ थ्योरी में लिखा था वो। और दूसरे कैरेक्टर जब हमने लिए थे दूसरे क्रॉस में, तो पेरेंटल टाइप 62% मिला, और रिकॉम्बिनेशन कितना मिला, 37.2%। तो बस हाँ, तो वही मैंने वन शॉट भी दिखा था, तो इतना ही बता रहे हैं, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको भी, ज़्यादा मतलब इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि अगर रिकॉम्बिनेशन कम तो लिंकेज ज़्यादा है, उसी से संबंधित यहाँ पे बात करें। चलो, ये इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ, इतना अपन थ्योरी में देख लिया, तो वही सब यहाँ लिखा है। अब अल्फा डिस्टर्बेंट पे चलो। सर भी अच्छा पढ़ाता है। हाँ, सर तो सारे अच्छे पढ़ाते हैं, मैडम भी सारे अच्छे पढ़ाते हैं। चलो, अब आ जाओ अल्फा डिस्टर्बेंट पे चलते हैं, क्या होता है। अल्फा डिस्टर्बेंट यूज्ड रिकॉम्बिनेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए 2023 में इस पे, इससे। ठीक, क्या है, अल्फा डिस्टर्बेंट यूज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन पेयर, वो भी न्यूमेरिकल जीन पेयर, फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। मतलब देखो, अल्फा डिस्टर्बेंट ने क्या करा, यूज द जीन फ्रीक्वेंसी, जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा शो हो रहा है तो लिंकेज कैसी होगी, अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है हाँ, तो लिंकेज लूज होगी। तो इसका मतलब वो जो जीन है वो दूर दूर होंगे, और अगर रिकॉम्बिनेशन कम है तो जीन कहाँ होंगे, लिंकेज ज़्यादा होंगे, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो पास। हाँ, अब देखो एग्जांपल ले, मान लो अपन, अब कोई जीन ए है, कोई जीन ऐसा है जो ए है ना, और एक जीन है बी, और एक जीन है सी, है ना। अब उन्होंने अपन को क्वेश्चन में दिया होगा कि ए और बी बहुत पास पास हैं, है ना, और ए और सी बहुत दूर दूर हैं, तो किस में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, तो किस में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा किस में होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। हाँ, कौन से जीन्स हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ए और सी में। ए और सी में। लिंकेज किस में ज़्यादा होगी, ए और बी में। ए और बी में। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है न्यूमेरिकल वाला कि भैया वो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन दे देते हैं वो, जैसे मान लो परसेंट, वो उसका क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आया है 30 में आया था। देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला कि ए और बी जो हैं उनमें 5% रिकॉम्बिनेशन होता है। कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन, और जो ए और डी है, ए और डी, उनमें 20% रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और फिर बी और डी हैं, बी और डी, उनमें 15% रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन बतानी है, ठीक है ना। तो जिसमें रिकॉम्बिनेशन कम उसमें लिंकेज ज़्यादा होगी, है ना। तो ए और बी में रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है 5%, तो इनकी लिंकेज ज़्यादा होगी। रिकॉम्बिनेशन 5% है, लिंकेज ज़्यादा, यानी ए और बी कहाँ होंगे, सबसे पास में, है ना। फिर उन्होंने बोला ए और डी में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, तो लिंकेज कम होगी,
और 20% है तो 20% तो सबसे दूर कौन होगा, ए और डी होंगे, है ना। फिर वो बोल रहे हैं कि बी और डी में 15% रिकॉम्बिनेशन, मतलब बीच का रिकॉम्बिनेशन है, तो इनमें डिस्टेंस इन दोनों के बीच की होगी, तो बी कहाँ बीच में आएगा, ए सबसे पहले आएगा और डी सबसे बाद में आएगा। तो अपन ने ए बी और डी की पोजीशन मैप कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्रम पूछने लगेंगे कौन सा ऑर्डर बताओ, तो अपन बोलेंगे ए है, फिर उसके पास में बी और उससे थोड़ा सा दूर डी होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक न्यूमेरिकल आया था 23 के क्वेश्चन देख लेना, पीवाई की तो पता मैं भेज दूंगा। क्या क्या मतलब अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये बताना है कि लिंकेज कौन सा है और रिकॉम्बिनेशन में कौन सा होगा। हाँ, तो सारी चीज़ें किससे हो रही हैं, अपनी रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज के रिलेशन से हो रही हैं, है ना, पता लग जाएगा, उसी से हो जाएगा सब कुछ। चलो भैया अब चलते हैं अपन आगे। और तो अपन को क्या डैश बना लें, अल्फ्रेड स्टूडेंट यूज द डैश फ्रीक्वेंसी between the gene pair for measuring the dash between the gene and dash their position combination frequency, तो इसका gene pair and dash their position on the chromosome mapped their position on the chromosome. Genetic maps are used for as a starting point in the sequencing of genome. Example genome project। देखो dash r ये फ्लप आएगा, ये डैश आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम। जेनेटिक मैप, हाँ जेनेटिक मैप्स जो है सीक्वेंसिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब जाओ अपन चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे चलते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अपन ने टाइम लगा पढ़ लिया, इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं कहाँ, अपन ने देख लिया कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है, ड्रोसोफिला क्यों लिया, बॉडी की कौन कौन से इसने क्रॉस करवाए थे, और अपन ने अल्फ्रेड स्टूडेंट की कहानी भी देख ली, उसका क्वेश्चन भी देख लिया, और ये सारी चीज़ें देख ली। क्रोमोसोम वर्ल्ड असिस्टेंट वगैरह साइंटिस्ट भी आ गए, 2-3 एक और क्वेश्चन बता अल्फ्रेड स्टूडेंट में ऐसे मान लो ने बोला कि ए है और बी है, ठीक, उनमें लिंकेज कितनी है, 5% लिंकेज है, 5 नहीं 20% लिंकेज, कितनी परसेंट, 20% लिंकेज 20%, और ए और सी में लिंकेज है 10%। तो कौन सा जीन पास में होगा ये बोलेंगे वो इनमें से, तो 5% वाला लिंकेज जिसमें ज़्यादा है, अच्छा हाँ 10% वाला लिंकेज जिसमें ज़्यादा है उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होता है ना। हाँ तो लिंकेज ज़्यादा, तो लिंकेज का मतलब होता है, लिंकेज का मतलब होता है पास पास होना। तो ए और बी, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाना, अलग अलग हो जाना। हाँ, तो ए और बी पास में होंगे क्योंकि लिंकेज ज़्यादा हो रही है, 20% लिंकेज है, और ए और सी क्या होंगे, दूर होंगे, है ना, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं, ठीक है ऐसा। तो अब वो देखना पड़ेगा क्या दिया है, रिकॉम्बिनेशन दिया है, लिंकेज दिया है, मतलब हाँ, मतलब वो पूछ किस रहे हैं, हाँ रिकॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, यस। चलो अब क्रोमोसोम दैट आर इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड डैश क्रोमोसोम। अब जिसको देखो जल्दी जल्दी करना है अपन को, क्रोमोसोम दैट आर इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड डैश क्रोमोसोम या एलोसोम्स। दे इंक्लूड एक्स एंड वाई, सब सिंपल सा है। अब ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, डैश आर द क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। Number of autosomes is dash in the male and female. Number of autosomes is same in male or female. Hanking studied spermatogenesis in the some insects and observed that dash of the sperm received a nuclear structure after spermatogenesis and other dash of the other 50% of the sperm did not receive it. Hanking called them structure. 50% of the sperm received. उन्होंने उसको क्या नाम दिया, आगे जाकर देखो क्या फिर से बोलना है, उन्होंने क्या नाम दिया फिर उसको, 50% of the sperm did not receive it. Hanging called this structure as a X body. Now it is called X chromosome. हाँ, मतलब फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है, सॉरी फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर एक्स और वाई होता है। हाँ, तो उसने देखा था हैंकिंग ने कुछ इंसेक्ट्स में क्या हो रहा था, स्पर्म रिसीव स्पर्म के पास 50% कुछ न्यूक्लियर बॉडी था, स्ट्रक्चर था, और 50% के पास नहीं था, है ना। तो उस स्ट्रक्चर को उसने क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम बोल दिया, जो एक्स्ट्रा आ रहा था ना, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। क्या बोला उसने, मतलब एक बार बताना, पहले एक के पास क्या था, 50%।
पहले अपन को क्या पता है वो देखो, अपन को पता है एक्स क्रोमोसोम वाई होते हैं, हाँ, तो 50% कैसे एक टाइप के, 50% अलग टाइप के हो गए, हाँ, है ना। उन्होंने बोला कि जो कुछ इंसेक्ट्स में ऐसा होता है कि स्पर्म के पास, स्पर्म मतलब क्या होंगे, मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट 50% के पास कुछ स्पेशल था और 50% के पास कुछ स्पेशल नहीं था, ठीक है, ओके, तो वो इसलिए अलग हो गया, है ना। तो वो एक्स, उन्होंने फिर बोल दिया उसको एक्स क्रोमोसोम बोल दिया, अलग से स्ट्रक्चर था उसको एक्स क्रोमोसोम बोल दिया। मतलब बाय पहले से जानते थे लोग, आगे जानते होंगे, ठीक है ना। ओके, अब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। देखो सबसे पहला टाइप है एक्स एक्स एक्सओ, है ना। इसमें क्या होता है, मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, मतलब गैमेट अलग अलग टाइप के बनाएंगे, जैसे कि ह्यूमन में होता है, हाँ, ठीक है, ह्यूमन में भी हेट्रोगैमेट होते हैं, हेट्रोगैमेट होते हैं, एक्स और वाई बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा, लेकिन एक्स ओ है, इसमें कौन सा एक्स ओ, गैमेट विथ एक्स एंड गैमेट विदाउट एक्स, या तो गैमेट में एक्स होगा तो गैमेट विथ डैश या गैमेट विदाउट डैश, है ना। फीमेल इज डैश गैमेटिक, होमोगैमेटिक, जिसमें ऑल द गैमेट्स आर विथ एक्स क्रोमोसोम। तो मैनी इंसेक्ट्स सच एज डैश, किस इंसेक्ट में होता है, ग्रास ओपर में होता है। तो डायरेक्ट याद रखना, ग्रास ओपर में एक्स 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 होता है, सिंपल सा, मतलब एक्स ही हो। हाँ बाकी सब सिंपल कहानी है, सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। चलो अब अपन आते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई पर, एक्स एक्स और एक्स वाई पर आते हैं। चलो भैया, हाँ, इसमें क्या बोला, सिंपल सी बात है, ह्यूमन में होता है ऐसा, हेट्रोगैमेटिक है, मेल हेट्रोगैमेटिक ही होता है, फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ह्यूमन में होता है, जैसे कि मेल्स में एक्स बाय होता है, बस इतना अंतर है, मेल्स में क्या होता है एक्स बाय। हाँ, अब उसका इसमें एग्जांपल है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ह्यूमन, है ना। और ह्यूमन, बस ठीक है। अब बात करते हैं जेड 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 और जेड डब्ल्यू, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, है ना। इनमें क्या, मेल जो है होमोगैमेटिक पहली बार, मेल कैसा होगा, हाँ, ठीक है, ओके ओके, आई गॉट इट। और फीमेल कैसा है, हेट्रोगैमेटिक, मेल में जेड जेड, हाँ, और फीमेल में जेड वाई है, हाँ, जेड डब्ल्यू है। फीमेल को स्पेशल मिल गया राइट इसमें, क्या, फीमेल में स्पेशल राइट है इसमें जेड डब्ल्यू का। हाँ, मतलब अभी बताओ डिसाइड कौन करेगा ऑफस्प्रिंग के बारे में, is based on the number of sets of sex transmission in honeybee. It is based on the number of sets of chromosome in the individual. मतलब काय पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। देख एक बात बताओ, नॉर्मली अपनी ह्यूमन में कितने सेट होते हैं क्रोमोसोम के, 20, कितने पेयर, 23 उनमें से एक पेयर ऐसा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, और 22 कहाँ से होते हैं, ऑटोसोम के। हाँ, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर होता है जो सेक्स क्रोमोसोम। हाँ, तो बेसिकली देखें तो सेट कितने होते हैं अपने पास, 2 सेट होते हैं, 23 क्रोमोसोम के कितने सेट है, 2, इसलिए डिप्लॉयड बोलेंगे अपन, कैसे हैं सारे ह्यूमंस, 23 से और 23 से मेल से 23। हाँ, तो अपने पास डिप्लॉयड बोलते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल में ही अंतर हो जाता है भाई साहब, सेट्स का ही अंतर हो जाता है पूरे, मतलब समझो मेल में और फीमेल में सेट का अंतर है, पूरे पूरे क्रोमोसोम के सेट का ही अंतर है। अच्छा, वो कैसे होगा? हाँ वही तो देखना है, मतलब ये समझना पड़ेगा कि अंतर कैसा है, मेल में क्रोमोसोम का सेट और फीमेल में क्रोमोसोम का सेट ही अलग होगा, हो सकता है कि इसमें 2 सेट हो या एक सेट, इस तरीके से, तो वो देखना है अपन को कैसे, ऐसे खतरनाक अंतर कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले देखो, मतलब जैसे अपने इधर तो इक्वल इक्वल होते हैं, हाँ वही तो, फीमेल में भी उतने होंगे, हाँ, इसका डिप्लॉयड बन जाएगा। यस यस, इसमें ऐसा नहीं है। तो देखो फर्टिलाइज्ड एग डेवलप अ फीमेल, इसमें ये बोला कि जो एग फर्टिलाइज होगा वही फीमेल बनाएगा। एक बार बताओ, एग में एक सेट तो पहले से ही था, क्रोमोसोम का एक सेट तो एग में पहले से ही था, बाहर से एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा इसको, एन फिर से आएगा, तो कितने एन हो जाएंगे मिलाकर, 2n, सेट कितने हो जाएंगे, डबल, यानी जो फीमेल बनेगी वो नॉर्मल बनेगी जैसे बननी चाहिए थी, एन और एन का फ्यूज होकर। तो इसमें सेट कैसे होंगे फीमेल में, हमेशा क्या बोलते हैं, 2 रहेंगे, सेट रहेंगे। लेकिन 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 अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो फीमेल ना बन के क्या बन जाएगा,
जो कि कैसा होगा, सिंगल सेट का होगा। इसीलिए जो मेल्स होते हैं बेचारे कैसे होते हैं, सिंगल सेट वाले, और फीमेल कैसी होती हैं, है ना। तो ये अंतर है उसमें, मेल और फीमेल में ये अंतर रहेगा। अनफर्टिलाइज एग बिकम ड्रोन, तो अपन इसको फिलअप में कन्वर्ट करना। देखो फर्टिलाइज एग डेवलप एज अ डैश। अच्छा एक और बात है, फीमेल क्यून जो बर्कर होती है और क्यून दोनों ही फीमेल है। यानी कि अगर कोई बोले बर्कर कैसे बनता है तो अपन बोलेंगे फर्टिलाइज एग से बनता है। कोई बोले क्यून कैसे बनती है तो अपन क्या बोलेंगे, अरे फर्टिलाइज से बनती है वो भी, क्यून है यार क्यून। तो क्यून और बर्कर, बर्कर वो होते हैं, हाँ बर्कर तो सिंपल देख, बर्कर काम करने वाली है ना। और फीमेल और क्यून क्या है, क्यून रानी है, उसके लिए सब काम करते हैं, ठीक है। तो रानियाँ और जो बर्कर हैं वो सब क्या होंगी, अपनी फर्टिलाइज एग से बनेंगी। और अनफर्टिलाइज एग से कौन, वो सब बाद में देखेंगे कौन काम करता है कौन नहीं करता। अनफर्टिलाइज एग कौन बनाएगा, तो अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ डैश, अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ डैश, इट इज कॉल्ड डैश जेनेसिस। दिस, अब देखो देयरफॉर फीमेल्स आर डिप्लॉयड, फीमेल कैसी होती हैं, जिनके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर भी दिया 32। एंड द मेल्स आर हैप्लॉयड, मेल कैसे होते हैं, ह्यूमन अलग है, मधुमक्खी अलग है। मेल्स में कितने होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, इनमें 16 क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड डैश सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, ठीक है। इन दिस सिस्टम मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। अब देख मेल, एक बात बता मुझे, अगर ह्यूमन में पहले से 2n था, पहले से कैसा था 2n, लेकिन बनाना n है, स्पर्म में क्या बनाना है, n बनाना है, क्रोमोसोम के नंबर हाफ करने हैं, तो ये किससे हो पाएगा, मियोसिस से होता है। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं करने इनमें सेम रखने हैं, तो किससे होगा, ये हाफ नहीं करने, बढ़ाने हैं, हाफ नहीं करने, सेम रखने हैं, माइटोसिस। हाँ बस सिंपल सी बात है, तो लॉजिकल बात है कि ह्यूमन में क्या होता है, सेम करने होते हैं, और फिर इनमें सेम नहीं करने, तो माइटोसिस से होगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव फादर, इनके पास फादर नहीं होता, क्यों, ये अच्छी बात है, इनके पास क्या नहीं होता, पिताजी नहीं होते इनके कोई, और दस कैन नॉट हैव सन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखें इसको जरा। ऐसे मान लो अपने पास कोई मेल है, वो मेल कैसे बना था, किसी फीमेल ने एग दिया होगा, किसी फीमेल ने क्या दिया होगा, एग, और उस एग में मेल का कोई भी चीज़ नहीं आई मेल की, और डायरेक्ट क्या बन गया वो, नहीं डायरेक्ट मेल बन गया। तो फीमेल से एग आया और उस एग से सीधा ऑफस्प्रिंग बना, इधर कहीं पिताजी का रोल है, यानी इसके पिताजी नहीं है, मतलब मेल के कोई पिताजी, समझ में आ रही कहानी, मेल के कोई फादर नहीं होते। और जब मेल के फादर ही नहीं होते तो फिर इस मेल का बच्चे भी नहीं हो सकते, यानी इसलिए इसमें एक लाइन लिखी, और ये लाइन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छी ऐसी लाइन आती हैं, है ना। तो वो बोलेंगे कि हनी बी, इन द हनी बीज मेल डज नॉट हैव फादर एंड कैन नॉट हैव सन, एक स्टेटमेंट बन जाएगा, मेल्स डज नॉट हैव फादर एंड कैन नॉट हैव सन। सही बात है, गलत बात है, इज इट ट्रू और नॉट, मेल डज नॉट हैव फादर एंड कैन नॉट हैव सन्स, सही है, ट्रू बात, ठीक सही है ना, क्यों है सही, हो ही नहीं सकता, वो तो मेल है ना भाई, उसमें फीमेल्स वाले आई नहीं है कोई चीज, हाँ फीमेल्स वाली कोई चीज़ उसमें नहीं, फीमेल्स वाली चीज़ें आई हैं सिर्फ उसमें, क्या फीमेल वाली चीज़ें आई हैं उसमें सिर्फ, तो समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ। एक और बार देखते हैं, चलो अच्छा एक और बार ह्यूमन इसका देख लेना, सिर्फ एक ही चीज़ लाइन समझनी है या फिर पूरी समझना है, एक बार देख लेते हैं बस। हनी बी में देखे, हनी बी में सारी कहानी बता दे रहा।
हनी बी में ऐसा होता है, सबसे पहली बात तो हनी बी में मेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और फीमेल कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। हाँ, फीमेल होती है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होती है। हाँ, फीमेल डिप्लॉइड होती है, मतलब फीमेल प्रधान सोसाइटी है यहाँ की, है ना, फीमेल पे चल रहा है सब कुछ। अब देखो मेरी बात सुना, फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम है, मेल के पास 16 क्रोमोसोम है, सिर्फ और सिर्फ 16, है ना। अब देखो, हाँ, जो फीमेल थी ना, फीमेल वो एग बनाएगी, अगर वो एग फर्टिलाइज हुआ, अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया तो बन जाएगा नया फीमेल बन जाएगी, मतलब एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। तो लेकिन एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया, फीमेल ने एग बनाए, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो बन जाएगा फीमेल बन जाएगी, और अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो क्या बन जाएगा, मेल। तो बताओ फीमेल तो काय से बनी है, फर्टिलाइज एग से बनी है, तो उसके पास तो फादर भी हैं और मदर भी हैं। तो फीमेल की जो फीमेल होती है, मतलब खुशकिस्मत है ये फीमेल, इनके पास मेल फादर भी हैं और मदर भी हैं। आगे समझ में आप। लेकिन जो मेल है, मेल के पास बेचारे के पास क्या नहीं है, फादर नहीं है, बिना फादर के। और मेल क्या नहीं कर सकते, कभी सन नहीं कर सकते, यानी मेल हमेशा क्या कर सकती हैं, डॉटर कर सकती हैं। तो पूरा फादर मदर मेल सन डॉटर समझ में आ गई कहानी अच्छे से। बट वो होता कैसे होगा डिसाइड ऐसे होता है कि अच्छा हाँ, कौन सा एग फर्टाइज होगा, कौन सा एग नहीं होगा। हाँ। अगर रानी मधुमक्खी जिंदा है तो नई रानी बनने की जरूरत नहीं है। क्या बोला तूने? अगर रानी मधुमक्खी है पहले से, तो रानी मधुमक्खी डिसाइड करती है, वो सब आपस में डिसाइड कर लेते होंगे अपन को किस एग को फर्टाइज करवाना है नहीं करवाना, वो उनकी जिम्मेदारी है। आपस में डिसाइड करते हो। अपन को कोई फर्क नहीं है उससे। मतलब जो क्या बोलते हैं वो होगी, रानी मधुमक्खी होगी उसकी, वो डिसाइड करवाएगी। हाँ। कि हमें बच्चा लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए। हाँ, मतलब वर्कर्स चाहिए उनको या ड्रोन चाहिए, सोसाइटी में किसकी जरूरत है उसको बनवा लेते हैं। तो जो ड्रोन रहेंगे वो तो बस मस्त स्टेट की तरह बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना। ड्रोन का पता नहीं, अब अपन को नहीं पता कौन क्या करता है, बस हाँ इतना पता है कि फर्टिलाइज वो स्टेराइल होते हैं, है ना। ठीक है, चलो भैया। अब इन दिस सिस्टम मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय माइटोसिस। मेल किससे स्पर्म बनाते हैं, माइटोसिस से। दे डू नॉट हैव फादर। अब अभी समझ में आ गया, मेल के पास क्या नहीं हो सकते कभी, एंड दस कैन नॉट हैव डैश। मेल डज नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन हो सकते हैं उनके पास, है ना। ऊपर की तरफ तो हो सकता है कुछ, जैसे क्योंकि फीमेल जो होती है ना, फीमेल जो उनकी माँ थी, उनकी माँ की तो पिताजी भी थे और माताजी भी थी, तो उनके ग्रैंडफादर तो हो सकते हैं, मतलब मेल्स के, यानी नानू तो हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा फिर भी नहीं, नानू तो हो सकते हैं, लेकिन है ना। चलो भैया, अब चलते हैं अपन कहाँ, अब इसमें एक डायग्राम बनाए, ग्रैंडसन भी हो सकते हैं। हाँ, ग्रैंडसन आगे उनकी जाकर जो बनने वाली फीमेल उनकी पुत्री होगी, उसके बच्चे तो हो ही सकते हैं, तो ग्रैंडसन भी हो सकते हैं, मतलब पुत्री से चलेगा सब सिस्टम, लेकिन है ना, बहुत बातें हो गई। अब चलते हैं अपन फीमेल। तो फीमेल में 32 क्रोमोसोम, मेल में 16, मेल ने माइटोसिस से गैमेट बनाए 16, और फीमेल बन गई डायरेक्ट ही, है ना। तो एक में तो 16 बनाए, और यहाँ पर फीमेल 32 थे, मियोसिस से गैमेट बने, और गैमेट और फिर मेल बन गया, तो ठीक है। मतलब टूट के बने हैं ना ये? हाँ, टूट के। तो जो हाँ ठीक है, अपन देखा वही है सब कुछ, थ्योरी में पंजा से समझ लिया इस चीज़ को, है ना, इसमें चीज़ नहीं आ रहा। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, माइटोसिस में ये टूटा नहीं, बस सीधा। हाँ, अब देखना म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, इनने डायग्राम में पता नहीं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया यार। देख, मेल से इनने गैमेट बनाया, फिर फ्यूज़न करके बनाना चाहिए था, फ्यूज़न करते जब फीमेल बनती। वही तो बोल रहे हैं, फीमेल लिख दे 32। हाँ, और फीमेल में 32 होते हैं, हाँ ये बात तो सही है ना, लेकिन वो फ्यूज़न करके बनाते हैं, 2 का फ्यूज़न करके।
हाँ तो फूड गलत है, मतलब गलत तो नहीं है पर उसने ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, अपन थ्योरी में ज़्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, उसको ज़्यादा काट दो, हटा दो। चलो अब अपन चलते हैं कहाँ, म्यूटेशन। देख म्यूटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, पेडिग्री एनालिसिस में इम्पोर्टेंट है और जेनेटिक डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट है ना। चलो देखते हैं। इट इज़ द सडन हेरिटेबल चेंज in the dash sequence resulting in the change in the dash and dash। यानी कि डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंस, डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जो क्या करेंगे अपन को चेंज कर देंगे। हाँ डीएनए में चेंज आ जाएगा, उससे जीनोटाइप फिनोटाइप भी चेंज हो जाएंगे। अब आ जाओ म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं, डैश टाइप के, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देख पॉइंट म्यूटेशन, द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन द डैश बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। इसका एग्जांपल क्या है, डैश एनीमिया। हाँ एक फ्रेम शिफ्ट की होती है, इसमें क्या होता है, इट इज द डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ डैश रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अच्छा एक बात बताओ, मान लो लिखा है राम RAM और SITA, क्या लिखा है ये, राम और सीता लिखा है। अब उन्होंने लिखा पॉइंट म्यूटेशन में क्या बोला उन्होंने, म्यूटेशन ड्यू टू चेंज मतलब सब्सटीट्यूशन इन अ सिंगल बेस पेयर। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है चेंज हो जाना, सब्सटीट्यूशन। तो अपन अगर मान लो M की जगह A और A की जगह पर क्या रख दें M, है ना, तो नाम बिगड़ जाएगा। तो ये हो जाए, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, मतलब एक किसी पॉइंट में ही म्यूटेशन हो गई। लेकिन एक फ्रेम शिफ्ट होता है, फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, इट इज़ द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ सिंगल बेस पे। अब डिलीशन और इंसर्शन, जैसे RA के बीच में एक और ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट मतलब एक और लेटर इंसर्ट हो जाए वापस, एक और लेटर कोई सा नया आ जाए, वैसे बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट। हाँ उसमें सीक्वेंस चेंज हो रहा था, इसमें हाँ म्यूटेशन हो रहा है, या फिर डिलीट भी हो सकता था। चलो डिलीट भी हो सकता है। अब लॉस और डिलीशन ऑफ डीएनए सेगमेंट कॉजेज डैश एबनॉर्मेलिटीज। लॉस और गेन ऑफ loss or gain of a DNA segment cause dash chromosomal aberrations are seen in the dash cells. Chromosomal aberrations are seen in the dash cells. The agents which induce mutation are called dash. हाँ मतलब ने बोला कि अगर लॉस या गेन हो जाए किसी चीज़ का तो उसमें क्रोमोसोम में भी कभी कभी डिसऑर्डर हो जाता है, और ऐसा कैंसर में होता है, मतलब क्रोमोसोम वाले डिसऑर्डर किसमें कैंसर में होते हैं, उसको म्यूटाजीन बोलते हैं। जिस जीन में होगा ये सब उसको म्यूटाजीन बोलेंगे। ठीक है भैया, अब चलते हैं अपन फिजिकल म्यूटाजन। फिजिकल म्यूटाजन कौन होंगे, जो फिजिकली चेंज करते हैं, है ना, फिजिकल इनका एग्जिस्टेंस होता है। तो यूवी रेडिएशन, जो फिजिकल जो अपने आसपास दिख सकते हैं ऐसे, तो यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेस, एक्स रेस, है ना, मतलब इनके कारण अपने जीन में कोई म्यूटेशन आता है इन लोगों का। हाँ इनके कारण। ठीक, इसके बाद केमिकल म्यूटेशन में क्या होगा, कॉपी फ्री हो गई जल्दी तेरी। बैग में रखी थी ब्लू कलर का बैग, और दीदी गेट लगा जाना प्लीज। इसमें दूध धक्का नहीं डाली यार, दूध में। ठीक है। क्यों इन लोगों के कारण होता है म्यूटेशन, या फिर क्या बोलते हैं इनमें, मस्टर्ड गैस, फिनॉल और फॉर्मेलिन। देख फिनॉल क्या होता है, पूरी केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है फिनॉल, OH लगा रहेगा बेंजीन के ऊपर, है ना। इसके बाद फॉर्मेलिन क्या होगा, एल्डिहाइड होता है फॉर्मेलिन, है ना। और मस्टर्ड गैस क्या होती है, मस्टर्ड गैस ये सरसों वाली नहीं है, ये अलग है ना केमिकल ये। तो MPF
या PMF, या हाँ पी ऐसे भी कर सकते हैं PMF, या FMP। FMP कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो ये P। भी अच्छा है, MP अपन MP पे रहते हैं। हाँ और MPF भी ठीक है। देख ऐसा PM फंड भी कर सकते हैं, PM फंड, PM फंड। चल ठीक हो गया, तो अब जल्दी पढ़ते हैं। चलो अब आ जाओ कहाँ, पेडिग्री एनालिसिस पर। देख पेडिग्री एनालिसिस सही बताऊँ ना, तुझे लेक्चर देखना पड़ेगा पेडिग्री एनालिसिस का पूरा पूरा। और ये कोई समझने वाला टॉपिक तो है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आते हैं ऐसे डायरेक्ट वैसे वाले। मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ लेकिन हाँ तो इसके लेक्चर देखना मेरे हिसाब से, तो रिकमेंड कर रहा हूँ मैं लेक्चर, ठीक है, है लेकिन ना। बता इसको दे तो मेरे को आ जाए समझ में, मैं देख ही लूँगी। ठीक है। हाँ नहीं तो मतलब चलो अपन पढ़ ले जल्दी। सच एनालिसिस ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स इन द सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। देख सिंपल सी बात बताऊँ पेडिग्री क्या होता है। ऐसे मान लो अपने दादा, फिर उनके दादा के पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, ऐसे कर करके सबकी फैमिली के बारे में पढ़ते जाना, है ना, ऊपर से नीचे तक सारी कहानी। इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया सच एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम सेवरल जनरेशन इज कॉल्ड डैश, है ना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड डैश। फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड फैमिली ट्री। In humans, genetics pedigree study is utilized to trace the inheritance of a specific trait or dash. Inheritance of a specific trait. ये लाइन आ चुकी पेपर में पहले। In humans, pedigree ये लाइन आ चुकी पहले ऑप्शन में। In genetics, pedigree is all pedigree आ जाता है ऐसे। Pedigree is utilized to trace the inheritance of a specific trait या dash, मतलब कोई भी चीज़ एक। ठीक है, आगे बताओ। सिंबल्स यूज इन द पेडिग्री। अब देखो सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं। मेल के लिए डिब्बा, है ना, फीमेल के लिए गोल, और बच्चों स्पेसिफाइड के लिए ऐसा। फीमेल के लिए चोटियाँ, मतलब ये गोल गोल, है ना। और सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए कुछ नहीं पता। सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब होता है पता नहीं है कौन था वो, मतलब पता तो है कि वो और था, लेकिन मेल या फीमेल पता नहीं था, मतलब कंफर्म नहीं था कि वो है था। हाँ हाँ, मतलब फैमिली हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अपन ये सब बीमारियाँ, तो पता नहीं पड़ा कि वो कौन था। ठीक, इसके बाद मतलब अफेक्टेड, मेल के थ्रू आई बीमारी या फीमेल के थ्रू पता नहीं चल पाता, इसलिए ऐसा बना। हाँ अनअफेक्टेड वाले को कैसे बताएंगे, कलरफुल कलर भर के। मीटिंग होगी, और अनअफेक्टेड को खाली। हाँ मीटिंग होगी तो सिंगल डंडा, और कॉन्सेजीनियस मीटिंग होगी तो डबल डंडा। मतलब ये कौन सी मीटिंग है? मतलब रिश्तेदारों में शादी हो जाए। अच्छा, और ये और एक वाली कौन सी मीटिंग है? सिंपल, जैसे अल्टर में होती है, इसमें नॉर्मल मीटिंग है ये, मेल और फीमेल में होती है ना नॉर्मल। देख रिश्तेदार होते हैं, मुसलमानों में होता है ना भाई बहन से हो जाती शादी, हाँ, वो कुछ मनाएंगे। तो कौन से इंजीनियस में, प्लेन मीटिंग में जाएंगे। इसके बाद पेरेंटल एवब, देखो पेरेंट्स एवब एंड चिल्ड्रंस बिलो। पेरेंट्स ऊपर चिल्ड्रन नीचे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। पेरेंट्स विद अफेक्टेड चाइल्ड ऐसे दिखाएंगे, और 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अफेक्टेड चाइल्ड को से डार्क कर देंगे। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये आएंगे मैथ द कॉलम में आएंगे, सही है। अरे ठीक है, ये इजी है, लेकिन ये चीज नहीं आती, इससे अलग ही क्वेश्चन आता है वो। अरे इजी था, चल जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, मैच द कॉलम, MATCH मैच। ओके अब चलते हैं अपन कहाँ, बहुत इजी है बट यार जेनेटिक डिसऑर्डर। अब चलो, द जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंजेस इन द जीन्स, और हाँ सच में थी अच्छा पूछ ले, तुम मुझसे पूछ रहा था पहले। ड्यू टू, देखो डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन द जीन और क्रोमोसोम, डैश और डैश। जीन और क्रोमोसोम। मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर पे चलते हैं आप। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द डैश। सिंगल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो अब इनको थोड़ा याद भी करना है, तो लर्निंग मोड पे भी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ के निकल रहा है। देखो H हीमोफीलिया का H, कलर ब्लाइंडनेस का C, है ना, सिकल सेल एनीमिया का S,
और फिनाइलकेटोनुरिया का P, थैलेसीमिया का T और सिस्टिक फाइब्रोसिस का फिर से C। HCS PTC। HCS PTC ऐसे याद रखो। हाँ अब देख HCS PTC बोलना है अकेला, तो अब 6 बीमारियाँ आ सकती हैं। कौन कौन सी बताओ? सिस्टिक फाइब्रोसिस HCS PTC। ओके, बाद में देखेंगे तो कुछ बन जाएगा तो बना लेंगे, अभी तो नहीं बना रहे, अभी तो रख लो। चलो अब अपन चलते हैं कहाँ? पैटर्न ऑफ इनहेरिट हाँ ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन द फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस की मदद से अपन अब इसका अभी पेडिग्री एनालिसिस यहाँ यूज़ होती है। इस पेडिग्री एनालिसिस की मदद से अपन पता लगा सकते हैं कौन सी बीमारी है, वो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल में कौन सी है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेटेड और रेसेसिव। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे हो सकते हैं? डैश और डैश। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मेंटल डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन फीमेल बाय पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे रेसेसिव और भी हो सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस से अपन को पता पड़ेगा कौन सा डोमिनेंट था और कौन सा रेसेसिव था। ठीक है, अब एक चार्ट बना है उसको देखते हैं। देखो चार्ट में देखें, सबसे पहला तो इन्हें क्या बोला अपन से? हाँ ठीक है, वो आ गया। मैं थोड़ा चार्ट कहाँ से आ गया? अभी इसमें चार्ट आ गया, मुझसे आ गया। चार्ट भी आ गया ना समझ में? हाँ क्या आ गया? आ गया। पूछ क्या पूछा? एक मिनट, पहला जो चार्ट है उसमें क्या है? फीमेल कैसी है? अफेक्टेड है। हाँ। और मेल नॉर्मल है। दूसरे उसमें मतलब पहले वाले में जो सेकंड है ना, उसमें मेल अफेक्टेड है और एक फीमेल अफेक्टेड। ये नहीं समझना ना, ये तो बात है। अब देखो, अरे तो बता रही ना, जो फीमेल अफेक्टेड है, फिर जो फीमेल है ना उसके बच्चे में भी चला गया है। किसमें? एक मेल में गया, एक फीमेल में। फिर उसके बाद जो आगे जाके जब उसकी जो फीमेल है उसने क्या बोलते हैं मीटिंग की, तो उसके बाद उसकी जो डॉटर मतलब अब उसके जो बच्चे होंगे तो उसकी फीमेल में आ गया। हाँ तो ये बीमारी कौन सी? अब ये बीमारी इसको देखकर कैसे पता लगा कि कौन सी है? ये पता लगा, ये समझना है। अब बता। ऐसा है क्या? अब बता क्या समझ में आया? फीमेल टू फीमेल जो जा रही है। जिन्होंने बिना देखे ठीक है, चल कोई बता। नहीं देखना तो कौन सी बात में बताऊँ? ये जो फीमेल है वो तो बीमार हुई नहीं। 5 घंटे ले ले, आज मैं पूरी रात जगी। हाँ फीमेल तो ऐसी है देख, जो बीमार हुई नहीं है, लेकिन मेल ऐसा है जो बीमार हो गया। और तो आधी फीमेल बीमार हुई, आधा मेल बीमार हुआ। ठीक, फिर अपन आगे देखते हैं और पैटर्न। फीमेल से बीमारी फिर से फीमेल जो है जो बीमार नहीं है, नहीं आज एक फीमेल बीमार नहीं हुई, एक फीमेल हो गई, और एक मेल नहीं हुआ, एक फीमेल हो गया, मतलब आधा आधा हो रहा है अभी तक काम। है ना? अब ये जो नॉर्मल थे वो तो नॉर्मल आगे जाएंगी, लेकिन जो फीमेल बीमार थी उसने आगे बीमारी किसमें फैला दी? फीमेल में फैला दी। है ना? ऐसा हुआ है। तो देखो इसका मतलब इसमें कहीं ऐसा तो अपन को शो नहीं हो रहा कि सिर्फ मेल ही मेल में बीमारी जा रही है, फीमेल ही फीमेल में जा रही हो। दोनों में जा रही है। दोनों में जा रही है, यानी सेक्स से संबंधित तो कोई बात नहीं हुई यहाँ पर। कोई पैटर्न नहीं दिखा अपन को, तो अपन बोलेंगे बीमारी सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल है। कौन सी है? ऑटोसोमल है। क्योंकि देख एनसीईआरटी में जो चार्ट दिया है ना, ऐसे वो प्रैक्टिस करवाएंगे कम से कम 20-25 चार्ट प्रैक्टिस करवाएंगे, 20 तो करवाएंगे कम से कम। है ना? लेकिन अपन को ये कैसे पता चला कि ऑटिज्म? क्योंकि सेक्स नहीं है तो फिर ऑटोसोम होगा। दो ही तो होते हैं। हाँ वो तो होते हैं तो, लेकिन इसमें डायग्राम डायग्राम में कहीं नहीं, डायग्राम में बस ये पता लगाना है कि सेक्स तो नहीं है, फिर अपने आप कौन सी हो जाएगी? वो ऑटोसोमल हो जाएगी। और ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये बातें करनी है कम से कम 20-25 चार्ट के साथ करनी है। तो इसके अलावा भी कोई सा, वैसे तो चांस है नहीं, लेकिन इसके अलावा भी कोई सा चार्ट आ जाए तो अपन कर सकें। वैसे तो अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं देखकर, लेकिन अपन एक बार समझ लेंगे तो अपन को ये भी सोचना भी नहीं पड़ेगा इतना। है ना? अब देख, याद करना मुश्किल है, भूल गए तो। अब देख कोई सेक्स का पैटर्न नहीं दिख रहा ना फीमेल का, तो ये ऑटोसोमल होगी। ऑटोसोमल। दूसरी बात ये है कि जो बीमार थी, जो फीमेल कैसी थी? बीमार थी, उसने
उसने बीमारी को मेल में भी फैलाया और फीमेल में भी फैलाया। इसका मतलब जो फीमेल तो कैसे बनती है तुझे पता है फीमेल कैसे बनती है? फीमेल एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम से बनती है। एक क्रोमोसोम एक्स जो है वो कहाँ से आता है? बीमार वाली से आया होगा, पर दूसरा एक्स तो मेल से आया होगा। फिर वो लड़की बीमार कैसे हो गई आखिरकार? मतलब बीमारी डोमिनेंट होगी। अगर वो डोमिनेंट ना होती, बीमारी रेसेसिव होती, तो फीमेल बीमार होती ही नहीं आती। हाँ। जैसे यहाँ पे दो फीमेल है, दो मेल है, लेकिन एक फीमेल को वो बीमारी हुई, एक फीमेल को नहीं हुई। जिसमें उसके पापा वाला क्रोमोसोम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो डोमिनेटिंग रहेगा, उसमें वो बीमारी नहीं होगी। हाँ। पर जिसमें उसकी मम्मी का ज्यादा क्रोमोसोम डोमिनेट रहेगा, उसमें बीमारी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बीमारी लेकिन डोमिनेंट है, मतलब एक में भी अगर क्रोमोसोम में अगर बीमार वाला जीन हुआ तो बीमार हो जाएंगे बच्चे, मतलब इसका ये है। तो फिर इनके दो बच्चे मुझे नहीं हुए। हाँ, इस दो में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो लड़की दिख रही है बीमार वाली, उसमें भी एक क्रोमोसोम नॉर्मल होगा। अच्छा ओके। अच्छा, जिस फीमेल में दोनों क्रोमोसोम अगर वैसे रहेंगे डोमिनेटिंग, तो उसके सारे बच्चे बीमार होंगे। ओके ओके। तो इसलिए ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियां कम होती हैं पहले तो, सबसे पहली बात तो ये है। सोच नेचर ने कितना सिमेट्रिक सिस्टम बनाया है। अगर ये बीमारियां होती, ऑटोसोमल डोमिनेंट ज़्यादा बीमारियां होती है, तो जो लड़की पूरी बीमार होती, दोनों क्रोमोसोम जिसके खराब होते है ना, वो तो फिर सबको बीमारी करती है हमेशा। तो कितने सारे लोग बीमार हो जाते फिर दुनिया में। एक लॉजिक लगाया है मतलब, है ना। इसलिए बीमारी कम होती है। पूरी बीमारी इतनी बन पड़ेंगे ना, उनमें से एक ही बीमारी ऐसी है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो है मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफी। उसका नाम कम ही होता है ना। हाँ, ऐसा कम, तो मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफी कम ही होता है, ऐसा इसका कोई इलाज नहीं है और ठीक है। और इसकी वजह से सुनो, और इसकी वजह से हमारे सोसाइटी, मतलब अपने हमारे मोहल्ले में पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। हाँ। नहीं, अपन डिस्कस नहीं करते इस रात को। चल, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। अरे भाई साहब, खाओ। राधे राधे। ओके, मूव ऑन। अब एक और टॉपिक बचा है, उसको बगल वाले को और देख ले रहे, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। चल बगल वाले को देखें। ये तो पता पड़ गया मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफी कैसी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये तो समझ में आ गया अपन को। अब अपन दूसरा चार्ट समझ ले, दूसरा वाला चार्ट। देख, इसमें मेल और फीमेल दोनों बीमार नहीं है, फिर भी देख बच्चे बीमार हो गए, मतलब ये डोमिनेंट बीमारी तो नहीं है। अगर ये डोमिनेंट होती तो ऊपर बिना बीमार, ऊपर ये बीमारी छुपती क्यों? अगर डोमिनेंट होती तो छुपती थोड़ी वो। जो छुप, सुन तो, जो छुप सकता है वो रेसेसिव होता है। यानी ऊपर वाले लोग बीमार तो हैं, पर वो छुपे हुए बीमार हैं, रेसेसिव हैं। मुझे ये चीज़ अच्छे समझ में नहीं आ रही, मैं समझा रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ रही है। मतलब छुपा हुआ, कितना अच्छी लाइन, मतलब जो छुपा हुआ है वो रेसेसिव पाओ। ऊपर वाले बीमार तो हैं, पर कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाले लोग जो हैं वो रेसेसिव हैं, और इसका मतलब बीमारी भी कैसी होगी? रेसेसिव होगी। दूसरा, ये बीमार तो होगा, चलो बच्चे बीमार हो गए। उसके अब ये देखना, ये डोमिनेंट तो ये नहीं है, रेसेसिव। हाँ, मूव ऑन ना। हाँ, तो रेसेसिव। अब देखो, फीमेल और मेल से बच्चे बीमार हुए हैं, फीमेल भी हुई और मेल भी हुआ है ना। फिर आगे फिर से देख, फिर से बिना बीमार बने थे, फिर से एक मेल बीमार हो गया। तो ऑटोसोमल तो वो है नहीं, सॉरी रेसेसिव तो वो है, पर वो फिर से देख कोई पैटर्न नहीं दिख रहा अपन को, मेल फीमेल का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। कहीं मेल बीमार हो जा रहा है, कहीं फीमेल कहीं मेल। इसका मतलब फिर से सेक्स लिंक्ड नहीं है, यानी ये ऑटोसोमल है। सेक्स लिंक्ड कब होती है? जब इसमें कोई चार्ट नहीं दिया सेक्स लिंक का। सेक्स लिंक कब होती है? जब मेल से मेल में जा रही हो, फीमेल से फीमेल, इस तरीके से चार्ट दिख रहा हो अपन को, कुछ क्रिस क्रॉस दिख रहा हो, पैटर्न, कोई पैटर्न दिखे, मतलब अभी ऑटोसोमल है। और कौन सी है? रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव। इतना कहानी होगी। अपन 2 चार्ट एनालाइज कर लिए एनसीईआरटी की, तो वो 2 ही आएंगे वैसे लगभग तो अपना काम हो जाएगा वैसे भी। चलो, ये चार्ट का काम खत्म, पेडिग्री एनालिसिस खत्म, ठीक है।
तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो कि सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक, अब चलते हैं डिसऑर्डर्स पर। हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया में क्या है? अच्छा एक बार मैं एक तो अलग से बता दूं कहानी एक चीज़ की। अच्छा अपने पास बीमारियाँ कितनी थी? हीमोफीलिया थी, नहीं हाँ देख, हीमोफीलिया थी अपने पास, कलर ब्लाइंडनेस थी, थैलेसीमिया थी और फिनाइलकीटोनुरिया, फिर सिकल सेल एनीमिया। देखो हीमोफीलिया, सिकल सेल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस तो अपने उसमें अभी इसमें थ्योरी में नहीं है, है ना, सिर्फ 1 2 और 3 4 5 बीमारियां हैं। अब देख 5 बीमारी के बारे में एक स्पेशल बात है, जो शुरू की H और C हैं, शुरू की जो बीमारी है H और C वो कैसी हैं? सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि ये बार बार कन्फ्यूजन होगी, बार बार अपने में आएंगी, तो पहले कर लो। जो HC है ना, HC, H और C, हाँ H और C वो कैसी हैं? सेक्स लिंक्ड है। कैसी हैं? मतलब अपना ऐसे कर सकता हायर कलर या नहीं, मैं बताऊंगा उसी की ट्रिक है। सेक्स लिंक्ड, CH मतलब चोमू, CH मतलब क्या होता है? हाँ चोमू, चोमू मतलब जानती क्या होता है? हाँ क्या होता है? चोमू दो वैसे पतले पतले जो। ओह जो CH है ना चोमू टाइप के, उनमें क्या होगा? नहीं पतले नहीं होते और कुछ होते हैं। तो CH में क्या होगा? सेक्स लिंक्ड होगी बीमारी, एक बात। और बाकी जो थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया है, इनमें कौन सी होगी? सेक्स लिंक्ड नहीं होगी। इनमें कौन सी होगी फिर? ऑटोसोमल होगी। इतनी कहानी क्लियर है? हाँ। इसका ऑब्जेक्टिव आएगा मतलब अपने पास तो हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका ऑटोसोमल। अब दूसरी बात जल्दी कर लेते हैं ना अपन। तो सबसे पहला बीमारी कौन सी अपने पास? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या बोला? इट इज द डैश लिंक्ड है ना, रेसेसिव डिसऑर्डर। इन दिस प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लोटिंग इज अफेक्टेड। प्रोटीन इन्वॉल्व इन द डैश is affected. A simple cut result in the dash bleeding. The disease is controlled by dash alleles H and H. H is a normal and H is a responsible for the hemophilia. मतलब एक तो नॉर्मल होता है और एक होता है रिस्पॉन्सिबल होता है बीमारी के लिए। अब देख छोटा वाला है बेचारा, छोटू वाला अगर प्रेजेंट हुआ तो कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। दोनों डोमिनेंट हुए, नॉर्मल फीमेल। एक अगर छोटू सा प्रेजेंट हुआ तो फीमेल कैरियर बन जाएगी। स्मॉल एच बीमारी वाला है ना, स्मॉल एच है बीमारी वाला। तो दोनों स्मॉल एच होंगे, हाँ दोनों एच फीमेल होंगी, हाँ। और एक भी अगर एच प्रेजेंट हुआ मेल में हुआ तो मेल तो बीमार हो ही जाएगा, मतलब मेल कैरियर नहीं होते, ठीक है। फीमेल कैरियर हो सकती है, फीमेल नॉर्मल भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है और बीमार भी हो सकती है, पर मेल सिर्फ, हाँ मेल कैरियर नहीं हो सकते, ठीक, इतनी बात है। हाँ फीमेल मेल को अफेक्ट कर सकती है, फीमेल खुद भी अफेक्टेड हो सकती है, फीमेल खुद कैरियर भी हो सकती है। अब फीमेल हीमोफीलिया इन फीमेल हीमोफीलिया इज वेरी रेयर बिकॉज इट हैपन्स ओनली व्हेन मदर इज एट लीस्ट कैरियर। मदर को क्या होना चाहिए? मदर को जरूरी है कैरियर होना कम से कम। एंड फादर हीमोफिलिक इज अनेबल इन द लेटर स्टेज ऑफ। फादर हीमोफिलिक होना चाहिए जो कि बाद में होता नहीं है, मतलब फादर हीमोफिलिक होना चाहिए जो कि बाद में मिलता नहीं है। तो इन फीमेल हीमोफीलिया बहुत कम होगी क्योंकि जो, हाँ वो नहीं आएगी ना। थोड़ा शांति से देखो, मदर जो होती है ना, मदर वो कम से कम कैरियर तो होनी चाहिए, और फादर होने चाहिए कम से कम बीमार। फादर कैसे होने चाहिए? बीमार, जो कि उतनी एज तक जिंदा नहीं रहते। फादर होने चाहिए बीमार, लेकिन फादर मिलते नहीं है ना, ऐसी फीमेल्स को फादर मिलते नहीं बीमार वालों को, तो कुल मिलाकर बीमार नहीं हो पाती, मतलब मेल जिंदा नहीं रहता ज़्यादा एज तक। इसलिए देखो
अगर बीमार होना है लड़की को, आ रही है? हाँ ठीक है। लड़की को भी रहेगा तो क्या बोलते हैं, जो फादर है उनको भी कुछ होना चाहिए। हाँ, तो वो फादर जब तक, तो वही तो बात है, मेल से इतनी लंबी जीते ही नहीं है तो वो शादी कर पाए, और फिर बीमार हो खुद, और फिर वो आगे बच्चे पैदा करें और फिर उनके बच्चे बीमार हो पाए, ऐसा वो हो ही नहीं पाता मौका। जैसे वो आज नॉर्मल अपने साथ करा देते हैं तो कोई ऐसे तो नहीं। हाँ, तो लड़कियां बीमार नहीं हो पाती, लड़के हो जाते हैं बीमार। सिर्फ लड़के होते हैं, हाँ, लड़के बीमार हो जाते हैं, लड़के नहीं। लड़कियां नहीं होती आसानी से, ठीक, रेयर होती। लड़के बीमार नहीं, पापा अच्छे हैं तो लड़कियां बीमार नहीं हो सकती, यहाँ पे पापा हो ही नहीं सकती। हाँ, ये लाइन अच्छी है, पापा अच्छे हैं तो लड़की बीमार हो ही नहीं सकती। वाह, मतलब पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पापा अगर अच्छे हैं, पापा यदि अच्छे हैं हीमोफीलिया में, पापा यदि अच्छे हैं तो, पापा यदि ये लाइन में भी लिखना चाहते हैं, पापा अच्छे हैं तो, अच्छे हैं तो, अच्छे हैं तो फीमेल बीमार हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फादर से ही तो एक्स आएगा फीमेल में, है ना, और फादर अच्छे हैं और तो अच्छा वाला एक्स आएगा, अच्छा वाला एक्स आएगा तो वो बीमार है ही नहीं है तो बीमार होगी ही नहीं। एकदम क्लियर है। अगर ये लाइन अच्छे से याद है ना, एक सेकंड, अगर ये लाइन अच्छे से याद है तो अपन ये कह सकते हैं पूरे क्रॉस कर सकते हैं अपन इसके। बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं क्रॉसेस वाले, अभी आया था 2023 में भी, है ना। तो जो क्रॉसेस, अब क्रॉसेस वाली बातें अपन एक दिन एक साथ कर लेंगे क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में कर लेंगे तो अच्छे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं, है ना। तो अभी अपन ने क्या देख लिया कि फादर अगर बीमार नहीं है तो फीमेल बीमार नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर फादर बीमार है, फादर अगर बीमार हैं और मम्मी अच्छी हैं, सुनो, फादर बीमार हैं लेकिन मम्मी अच्छी हैं तो भी लड़की बीमार नहीं हो सकती। अच्छा, मम्मी फादर बीमार है लेकिन मम्मी अच्छी है। हाँ, और अगर फादर बीमार है तब लड़का होगा कि नहीं होगा? लड़के तो हो ही जाते हैं आसानी से, लड़के कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि लड़का तो फिर होगा ही होगा। और नहीं, लड़का भी फिर, लड़का जब भी नहीं हो सकता कि अगर मम्मी अगर नहीं है बीमार तो फिर लड़का कहाँ से बीमार हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स लिंक्ड है ना, बाय से कोई संबंध नहीं है उसका। चलो भैया, अब चलते हैं कहाँ, कलर ब्लाइंडनेस। इट इज़ द सेक्स लिंक, कलर ब्लाइंडनेस भी उसी जैसी होती है हीमोफीलिया जैसी, उसका इनहेरिटेंस भी। अब इट इज़ द सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, जल्दी लिखा लो, इट इज़ द सेक्स लिंक डैश। हाँ, क्वीन विक्टोरिया के एग्जाम्पल है। सो हर फैमिली बैडली सो मैनी हीमोफिलिक डिसेंट, क्वीन विक्टोरिया ये कोई नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। इट इज़ अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर रेसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन द आइदर रेड और ग्रीन कोन डैश और डैश कोन ऑफ द आई। इट रिजल्ट्स इन द डैश ऑफ द, it results in the dash of the dash a failure to dash between the red and green color. Discriminate. It is due to the mutation in some gene. It is due to mutation in some gene in dash chromosome. इसके बाद it occurs in the dash % of males and only about dash % of females. Again female में कम, फीमेल में कम, क्योंकि पापा अच्छे होते हैं और फीमेल बीमार हो नहीं पाती, ठीक है। दिस इज बिकॉज जीन आर एक्स लिंक, जीन कैसा है, एक्स लिंक्ड है, इसलिए फीमेल में कम हो रहा और मेल में क्या हो रहा है, ज़्यादा बीमार हो रही है, मतलब मेल में। नॉर्मल एलील इज डैश, नॉर्मल एलील इज डैश डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील इज कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि हीमोफीलिया जैसी ही होती है, मतलब, है ना। सन ऑफ द हेटेरोजाइगस वुमेन कैरियर हैज़ अ 50% ऑफ चांस बीइंग कलर ब्लाइंड। जो सन होते हैं ना कैरियर वुमेन के, उनके 50% सन कैसे होंगे, बीमार होंगे, 50% कैसे होंगे, अच्छे होंगे। क्यों? अच्छा, ये डिसऑर्डर वाली बात में तो अपन एक साथ कर ही लेंगे, क्रॉसेस की स्थिति, कौन बीमार हो सकता है कौन नहीं हो सकता, कब कौन सी डोमिनेंट रेसिस में कैसा क्या होगा, सब कुछ एक साथ ही, अब रहने देना प्लीज, है ना। सिकल सेल एनीमिया का हो जाता था। अच्छा, एक से देखो, सिकल सेल एनीमिया और जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं आगे आने वाली, जितनी नीचे लिखी हैं, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, है ना, और जितने भी क्रोमोसोम के डिसऑर्डर्स हैं अपने 4, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सबको प्लस इनके क्वेश्चन कौन कौन से, पेडिग्री एनालिसिस वाले,
PDF बना कर ले लेंगे अपन। और इनके क्रॉस वाले क्वेश्चंस की कौन कौन से फीमेल में हीमोफीलिया कैसा है, थैलेसीमिया कैसे जाता है, या फिर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कैसे जाती है, इन सब के क्रॉस वाले क्वेश्चंस एक साथ एक पूरे इसमें देख लेंगे, है ना। और कहानी क्लोज हो जाएगी। अभी 3 हो गए इसमें लेक्चर, तीनों में मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है वैसे तो, है ना। डिसऑर्डर बच्चे उनको एक साथ क्वेश्चन के साथ ले लेंगे अपन, ठीक। बाकी बाद में देखेंगे।